हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है 2024-25। तो बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का सॉल्यूशन हम पहले आ चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं उसकी। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 36 तक, ये 34, 35, 36 तीन क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, दो चॉइस हैं इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में है ए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो प्रोपेन में कितने एटम होते हैं? कार्बन के 3 एटम होते हैं। प्रोपेनोइक एसिड बनाना है आपको। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो ये क्या होता है, ये बना देना आपको। तो ये अटैच कर लेते हैं कार्बन के इस एटम में, और बाकी की जो है आपको ये हाइड्रोजन एटम अटैच कर देना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है उस हिसाब से। तो ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड पार्ट बेंजीन। तो पहले बेंजीन को बता देते हैं आप, बेंजीन क्या है। एक्चुअली में जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे। एल्केन होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अभी बेंजीन बच्चों ये अलग कैटेगरी का कंपाउंड्स है। ये तीनों को बोलते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक, और कुछ एरोमेटिक भी होते हैं। एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमा होता है, जो खुशबूदार होते हैं, एक स्पेसिफिक एरोमा होती है उनमें, तो इसलिए इनको एरोमेटिक बोलते हैं। यानी बेंजीन टाइप के। तो ये क्लोज रिंग में होते हैं, लेकिन में क्या होता है, अब एल्किन एल्काइन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में क्या होता है, दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन बेंजीन में क्या होता है, इसमें जो है 3 कार्बन एटम के बीच में क्या होती है, डबल बॉन्डिंग होती है। तो इनमें, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। अल्टरनेटिवली दिखा देते हैं डबल बॉन्ड। अभी अल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक एक छोड़ के आप कहीं भी बना सकते हैं इसको। सी हो गया कार्बन के 6 एटम, और इनसे अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन की 4 वैलेंसी आपको क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। तो ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ये बी पार्ट है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, कंस्ट्रक्ट है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ए होमोलोगस सीरीज is a group of organic compounds with the same functional group and similar chemical properties in which each successive member differs from the previous one by a CH2 unit. दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या था, कंस्ट्रक्ट है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले मेंबर क्या होता है इसका, पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n, और पहला मेंबर क्या है इसका, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पहला मेंबर क्या होता है, C2H4। दूसरा मेंबर क्या होता है, एथीन के बाद प्रोपीन, कार्बन के 3 एटम होंगे, हाइड्रोजन के उसके डबल 6, और तीसरा होता है C4H8, चौथा होगा C5H10, और फिफ्थ होगा C6H12। तो यहाँ पर कार्बन के 3 एटम जिसमें होते हैं उसका नाम क्या होता है, क्या रखेंगे, प्रोपीन। और ये हो गया आपका ब्यूटीन, कार्बन के 4 एटम, कार्बन के 5 एटम
यानी पेंटीन, और कार्बन के 6 एटम मतलब हेक्सीन। तो इसमें प्रत्येक जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं सब में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो ये होगी क्या आपकी, सबके बीच में क्या है, CH2 का डिफरेंस है। तो ये तो होगी एल्कीन का होमोलोगस ग्रुप, एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज ये हो गई। तो क्या है कि CnH2n सबको एक ही कैटेगरी में हमने डिफाइन कर दिया। तो ये जो 6 मेंबर हैं इनके सबके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या करती हैं, मिलती जुलती है। और सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2। तो एग्जाम्पल हो गया एक होमोलोगस सीरीज का। तो ऐसी होमोलोगस सीरीज और भी बन सकती हैं, जैसे कि एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये अलग किस्म की होमोलोगस सीरीज हो गई। अब है अगला क्वेश्चन, सी पार्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन एथेनॉल हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, नेम द रिएक्शन ऑल्सो। तो एल्कलाइन KMnO4, जो एथेनॉल को जब हीट किया जाता है तो एथेनॉल को बना लेते हैं CH3 CH2OH, और जब ये एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, CH3 COOH, यानी ये था एथेनॉल, और हीट करने के बाद बन जाता है एथेनोइक एसिड। और इस रिएक्शन का नाम बता रहा है, नेम द रिएक्शन ऑल्सो। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी है, ये रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम का गेन हो रखा है, एथेनॉल में ऑक्सीजन का एक एटम था, यहाँ 2 एटम हो गए, गेन हो गया, तो क्या है ये रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट, इसमें चॉइस दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है, नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 and state its dot structure. Write the role of concentrated H2SO4 in this reaction. तो क्या बता रहा है ये, एथेनॉल को हीट किया गया है, एथेनॉल CH3 CH2OH, ये एथेनॉल हो गया। एथेनॉल को हीट किया जाता है कौन से टेम्परेचर पे, 443 केल्विन, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा आपका CH2 यानी एथीन बन जाएगा, ये हो गया एथेनॉल, और ये हो गया एथीन, और यहां पर वाटर बन जाएगा। और आपको क्या बताना, एथीन का डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो एथीन का डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, एथीन का डॉट स्ट्रक्चर, इसके लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, C, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इधर, कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। ये तो हो गए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन एटम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वो दिखा देते हैं क्रॉस करके, ये इधर हो गया। अब क्या करना है, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉनों का सर्किल बना लेते हैं, ये बन गया 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के सराउंडिंग में, और इधर हो गया दूसरा वाला कार्बन एटम के ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन
दिखा लेते हैं ऐसे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। अब क्या बता रहा है, राइट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे जो एथेनॉल है उसमें से वाटर का लॉस हो रखा है, वाटर का लॉस हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो H2 कंसंट्रेटेड जो H2SO4 है उसका रोल है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि इसी की प्रेजेंस में एथेनॉल से वाटर का लॉस हो गया, तो इसलिए क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट। ए कंपाउंड X विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C2H6O reacts with sodium to give base Y and gas that burns in with pop sound. Identify X and Y. Write the name of functional group compound X possesses. Write chemical equation for the reaction involved. तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दे रखा है X का, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दे रखा है, C2H6O दे रखा है। तो इसका जो है जो कंपाउंड है X क्या होना चाहिए, X हो जाएगा आपका C2H5OH। इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल फार्मूला फॉर, ये हो गया C2H5OH। अब क्या बताना है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH। अब ये बता रहा है कि रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ रिएक्शन दिखा देते हैं CH3CH2OH। तो ये जो प्रोडक्ट X है ये क्या है, एथेनॉल, और इसकी रिएक्शन दिखा देते हैं सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ ये क्या बना लेगा, CH3CH2, और हाइड्रोजन के एटम को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इधर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस ये बन गई, दिस इज द गैस दैट बर्न्स विथ पॉप साउंड। तो हमारा जो X है वो क्या हो गया, X तो हो गया एथेनॉल। अब बनने वाला जो प्रोडक्ट है Y वो क्या है, एक बेस है, जो ये है क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये Y है, ये हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। अब क्या बताना है, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड X possesses। तो X का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। बाकी केमिकल इक्वेशन हमने ये दिखा दिया, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट हैपन्स व्हेन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। दूसरा है हाइड्रा इज कट इनटू मैनी पीसेस। स्पोरेंजिया ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन मैचुरेशन लिबरेट स्पोर्स। मेंशन द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द थ्री केसेस। और सेकेंड पार्ट है व्हाट हैपन्स विद ओवल्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर। तो एक एक करके करते हैं क्वेश्चनों को। व्हाट हैपन्स व्हेन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल, इसका आंसर लिख देना है व्हेन ब्रायोफाइलम लीव्स फॉल ऑन द सॉइल दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स थ्रू द ग्रोथ ऑफ एडवेंशियस बड्स ऑन देयर मार्जिन्स। तो जैसे ब्रायोफाइलम की लीव्स सॉइल में गिरती है विद मॉइस्चर के साथ में, तो क्या होता है, इसकी जो एजेस हैं, ये किनारे की जो लीव्स का किनारे का पार्ट है, इसकी जो नोचेस हैं यहाँ पे जो है प्लांटलेट्स ग्रो होने लगती हैं। दिस मेक्स ब्रायोफाइलम एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। और हमें क्या बताया, मोड
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगला पार्ट है हाइड्रा इज कट इनटू मैनी पीसेस, तो इसका आंसर लिख देना, व्हेन ए हाइड्रा इज कट इनटू मैनी पीसेस इट यूजेस ए प्रोसेस कॉल्ड रीजनरेशन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। टू हील एंड ग्रो, तो इसमें हाइड्रा के जितने पीस होते हैं, हर पीस से एक नया हाइड्रा ग्रो होने लगता है। ईच पीस कैन रिबिल्ड द मिसिंग पार्ट्स एंड डेवलप इनटू ए न्यू हाइड्रा, तो क्या है इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा रीजनरेशन, रीजनरेशन। अगला पार्ट है स्पोरेंजिया ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स, तो इसका आंसर है व्हेन द स्पोरेंजिया ऑफ ब्रेड माउल्ड मैच्योर दे बस्ट ओपन रिलीजिंग टिनी lightweight spores into the environment. These spores are dispersed by the wind, water or other agents. When a spore lands on a suitable surface with warmth, moisture and nutrients, it germinates to form new thread-like structure called hypa, restarting the mould's life cycle. तो ये जो ब्लॉब टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, मैच्योर होने पे ये बस्ट हो जाते हैं, यानी विस्फोट हो जाता है इनमें, और इसके अंदर जो होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। और फटने के बाद ये स्पोर्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में ऐसे तैरने लग जाते हैं, और जहाँ कहीं भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है इनको, जैसे ब्रेड हो गया, तो ब्रेड न्यूट्रिशन के लिए क्या हुआ, वहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं। न्यूट्रिशन होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, वार्मथ होना चाहिए, और ये सेटल डाउन। तो एक सिंगल स्पोर्स एक क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पूरा हाइपा का नेटवर्क बन जाता है ब्रेड में। तो ऐसे करके ये मतलब ये रिजल्ट होता है। अगर क्या होगा, क्वेश्चन क्या था, स्पोरेंजिया ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स, तो लिबरेट, अगर स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या होता है, ऐसे करके इसकी लाइफ साइकिल मेंटेन करता है, रिस्टार्टिंग द माउल्ड्स लाइफ साइकिल। अगला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, व्हाट हैपन्स विद ओवल्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, तो ओवल का क्या होता है, ओवल क्या होता है, द फर्टिलाइज्ड ओवल बिकम्स अ सीड, द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द ओवल डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओवल सराउंडिंग टिश्यू फॉर्म्स द सीड कोट। तो होता क्या है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर क्या होता है, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ओवल्स होते हैं, ओवल्स होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ओवल के अंदर एग होते हैं। और जैसे ही पोलन ग्रेन आता है, पोलन ग्रेन जैसे एंटर करते हैं, पोलन ट्यूब्स में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर क्योंकि ये पेयर फॉर्म में रहता है पोलन ग्रेन्स, तो जो है ये क्या करता है, यहाँ पे जो ओवल है, ओवल के अंदर एग्स को फर्टिलाइज करता है, और इस प्रकार से क्या होता है, फर्टिलाइज जो ओवल होता है वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो ओवल का क्या होता है, ओवल की जो कवरिंग होती है ये, वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवल कित में चेंज होता है, सीड में चेंज हो जाता है। ओवरी में क्या होता है, द ओवरी बिकम्स द ओवरी विच कंटेन्स द ओवल्स डेवलप इनटू फ्रूट्स, तो ये ओवरी की जो वॉल्स दिख रही है आपको, ये फ्लैशी बन जाती है, जैसे जैसे सीड ग्रो होने लगते हैं तो ये फ्लैशी होने लगता है, क्योंकि सीड को न्यूट्रिशन देना होता है। और जो है उसके बाद ये पूरा जो ओवरी का कवर है ये क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। अगला है सेकंड पार्ट, राइट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ओवरी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग्स। टेस्टिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। उस यहाँ पर यूटेरस में क्या लिखते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, यानी फर्टिलाइज जो एग होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद यही फीटस में कन्वर्ट होता है। वास डिफरेंस में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 36, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज ए रेटिंग ऑफ 1500 वाट 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड। तो हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 1500 वाट यानी पावर दे रखी है 1500 वाट, और वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज कितनी है, ये वोल्टेज हो गई 220 वोल्ट। अब पहले पार्ट में हमें करंट निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है, V मल्टी I, यानी वोल्टेज मल्टी करंट। तो वोल्टेज तो हमें दे रखी 220, करंट निकालना है, P भी दे रखी पावर 1500 वाट। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 अपॉन 220, कैलकुलेट करके कितना आ गया, 75 अपॉन 11। तो I इक्वल टू 75 अपॉन 11 आ गया। ये क्या आ गया, एम्पियर। इसको बाद में कर लेंगे कन्वर्ट डेसिमल में, अभी करते हैं आगे सेकंड पार्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। अब करंट हमारे पास आ चुका है, करंट हमारा निकल चुका है, वोल्टेज कितनी है 220। तो रेजिस्टेंस निकालते हैं ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। तो V कितना दे रखा है 220, और करंट हमारा आ चुका है 75 अपॉन 11। तो ये क्या हो जाएगा, 220 मल्टी 11 अपॉन 75। 5 से काट लेते हैं इसको, 15 40, 5 से फिर कट रहा है, तो कितना हो गया ये 88 अपॉन 3, 88 अपॉन 3। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको तो कर सकते हैं, 6.81 एम्पियर लगभग, और ये हो जाएगा हमारा लगभग 29.3 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब थर्ड पार्ट में बता रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन 3 आवर। तो एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी P मल्टी T, यानी पावर मल्टी टाइम। पावर हमारे पास देख रखा है 1500, और टाइम दे रखा है कितना 3 आवर्स। चाहो तो पावर को आप चेंज कर सकते हो किलोवाट आवर में, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4500 वाट आवर। अगर किलोवाट आवर में चेंज करना है तो कितना हो गया, 1000 से डिवाइड करके हो जाएगा ये 4.5 किलोवाट आवर। पार्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज में, द एक्सेस करंट breaks the fuse, break the fuse wire and saves devices। अगला है सेकंड पार्ट, नेम एनी 2 इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सेकंड का है, एक तो हो गया हीटर, दूसरा हो गया आयरन। अगला है सेकंड पार्ट का ये, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी रेजिस्टेंस इज द फिजिकल
क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर which opposes the flow of current, the flow of electric current. State the factors on which resistance of conductor depends. तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। एक तो पहला पॉइंट क्या है, रेजिस्टिविटी, जिसके लिए हम लिखेंगे टाइप ऑफ मैटर। टाइप ऑफ मैटर किस टाइप का है। दूसरा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बी वाला है, नेम द डिवाइस विच इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या होती है, रियोस्टेट बोलते हैं इसको, रियोस्टेट, RHEO, रियोस्टेट। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसमें हम डायरेक्ट करंट को ना चेंज करके हम क्या करते हैं, हम करते हैं रेजिस्टेंस चेंज। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सी वाला है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ। यहाँ पे करते हैं इसको, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 स्क्वायर मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो जो दे रखा है हमें वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इसको SI स्टैंडर्ड में चेंज कर लेते हैं। तो 50 सेंटीमीटर मीन 50 × 10⁻⁻²। ये तो हो गया आपका क्या, मीटर में। वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, 0.01 स्क्वायर मिलीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.01 × 10⁻⁻3। तो ये क्या हो, सेक्शनल एरिया है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻⁻6 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 10⁻⁻6 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कितने दे रखी है, 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। निकालना क्या है हमें, रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो कितना है, 5 × 10⁻⁸, और लेंथ कितनी है, 50 × 10⁻², और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.01 × 10⁻⁻6। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻², तो ये डेसिमल यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब करते हैं 5 की मल्टी 55 से कर लें तो कितना हो गया, 250 मल्टीप्लाई 10 के एक्सपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 10⁻⁻8 -2 +2 -6 ऊपर के आ जाए 6 + 6। तो ये कैलकुलेट करके आ गया 250 × 10 की पावर क्या हो गया, ये कैंसिल। -8 + 6 कितना हुआ, -2, जिसको हम क्या ले सकते हैं, 250 अपॉन में। तो कैलकुलेट करके कितना आ गया, 2.5 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, 2.5 ओम। तो बच्चों, अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।